नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस साझा करूंगा। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपका भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आपको न सिर्फ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगा, बल्कि मैं ये चीज़ें भी आपके साथ साझा करूंगा कि इंटरव्यू कैसा रहता है, इंटरव्यू बोर्ड में क्या करना नहीं चाहिए, क्या गलतियां नहीं अपनी करनी चाहिए, इंटरव्यू से पहले मैंने कैसे तैयारी की, इंटरव्यू वाले दिन में क्या हुआ, पैनल का व्यवहार कैसा था, किस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, किन क्वेश्चंस में मैंने कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया, किन क्वेश्चंस में मैं थोड़ा फंसा और किन क्वेश्चंस में मैंने सॉरी बोला। वो सभी क्वेश्चंस आपके साथ में साझा करूंगा और आखिर में मैं आपको अपनी 5 सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेसन्स जो मैंने इंटरव्यू देने के बाद मैंने फील करी, मुझे रियलाइज हुआ, वो चीज़ें भी आपके साथ साझा करूंगा ताकि आप अपने इंटरव्यू के दौरान ये सब गलतियां नहीं करें और आप एक इंटरव्यू में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनिए रहिएगा। मेरा परिचय, मैं अनिश कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हाल ही में वर्ष 2023 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयन हुआ है और मैं वर्ष 2017 से अध्यापक तृतीय श्रेणी के रूप में कार्यरत हूँ। राज्य सरकार में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और वर्ष 2026 21 अप्रैल 2026 को जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया इकोनॉमिक्स का, तो उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ है। फर्स्ट चीज, इंटरव्यू की तैयारी कैसे की। मैंने इंटरव्यू की तैयारी के दौरान अपने सिलेबस को लिया और उस सिलेबस में पूरे यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स हैं उसमें 6 यूनिट्स हैं, उन सबको मैंने अच्छे से कवर किया और जो बेसिक कंसेप्ट एंड कोर कंसेप्ट है उस पर मैंने काम किया। जैसे इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको इन दोनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक आपको माइक्रो और मैक्रो की समझ नहीं बन पाएगी तब तक आपको इकोनॉमिक्स में इतनी मजबूत पकड़ नहीं हो सकेगी और ज्यादातर इंटरव्यू पैनल आपको जाते ही पहले माइक्रो या मैक्रो से ही क्वेश्चन करते हैं। दूसरी चीज, इंटरव्यू में आपसे अगर आपका भाग्य सही होता है तो आपसे पूछा भी जाता है कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है या आप क्या सब्जेक्ट तैयार करके आए हैं। मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। मुझसे जाते ही पहले मुझसे मेरी चॉइस नहीं पूछी गई, उनको जो ठीक लगा, सिलेबस उनके हाथ में था और उन्होंने वैसे क्वेश्चन मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिए। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन हुए, मैंने कैसे उनका जवाब दिया, मैंने कहाँ सॉरी बोला, आपको कहाँ सॉरी बोलना चाहिए। कोर कंसेप्ट, कोर कंसेप्ट सबसे जरूरी चीज है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट एंड कोर कंसेप्ट अच्छा तैयार नहीं है तो नो डाउट आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो सकता। आप जाते ही पहले फंस जाओगे, आपके चेहरे पे डर झलकने लगेगा। अगर आपने कोर कंसेप्ट अच्छे से किया है, आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे हैं, आपका सब्जेक्ट अच्छा है, तो आप में अपने आप ही वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो साफ इंटरव्यूअर इतने एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं कि उनको साफ लगता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है, ये बता सकता है या फिर इसमें डर नहीं है। अब स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। स्पेशलाइजेशन में जैसे आपका क्या स्पेशलाइजेशन रहा है, अपने एमए के दौरान जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनमें से ही आपका कोई आप पूछ लिया जाता है कि आपने ऑप्शनल में क्या रखा, तो वो एज ए स्पेशलाइजेशन होता है। बाकी कई बार स्पेशलाइजेशन न पूछकर ये पूछा जाता है कि आपने क्या तैयार किया है या आपका कौन सा पार्ट अच्छा है, तो वो लक बाई चांस है कि आपसे पूछा भी जाए ना भी पूछा जाए। अब मैंने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की, मेरे सोर्सेस क्या क्या थे, कैसे किया मैंने सब कुछ, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले मैंने एग्जाम 2024 में दिया था और एग्जाम तक मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन आरपीएससी का बहुत डिले रिजल्ट आउट हुए और लगभग जब 29 मई 2024 को हमारा एग्जाम हुआ, उसके बाद लगभग 14 फरवरी 2025 को हमारा इंटरव्यू कॉल रिजल्ट आया।
तो वो साल भर का गैप हो गया, और उस दौरान कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से कनेक्ट भी थे और नहीं भी थे, क्योंकि जॉब साथ में चल रही थी, तो जॉब का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन मैंने बेसिक चीजें जो माइक्रो और मैक्रो, इस पे काम करना जारी रखा, मैंने इनको नहीं छोड़ा। मेरे पास जो 11th और 12th की वीके ओवरी की बुक थी उसको मैंने पढ़ा, क्योंकि वो बुक इतनी अच्छी है कि उसमें आपके माइक्रो और मैक्रो के कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक डेफिनेशंस है, वो आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। और उसमें कुछ ऐसे जो कंडीशनल क्वेश्चन बनते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन बनते हैं, वो भी दे रखे हैं, तो आपकी अच्छी समझ बन जाती है उसमें। इसके बाद जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आया था रिसेंटली, उसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा। कुछ कोई नई योजनाएं थी, जैसे कि जो कुछ स्कीम्स हो गई, कुछ पॉलिसीज हो गई, उनको भी मैंने देखा। और जैसे फिजिकल डेफिसिट राजस्थान का, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब चीजें भी देखी, और ये अच्छे से मैंने तैयार किया, क्योंकि कुछ आंकड़े जो मोटा मोटी आपके बजट में आते हैं उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एक डायनामिक सब्जेक्ट है, और इसमें करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अभी जब मेरा रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था, उस दौरान ईरान और अमेरिका वाला युद्ध चल रहा था, और भी कई जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे जो रिसेंटली चल रहे थे। तो इंटरव्यू पैनल जाते ही पहले आपसे एक, आप अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट के अच्छे स्टूडेंट होते हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अभी जो रिसेंटली आपके जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्या चल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, टैरिफ हो गया, ये सब चीजें भी वहां पर पूछी गई और मुझसे भी पूछी गई। आरबीआई की हाल ही रिपोर्ट, कुछ आरबीआई की सीआरआर क्या चल रही है, एसएलआर रेट क्या चल रही है, रेपो रेट क्या चल रही है, इसके बारे में भी मुझसे पूछा गया, और ये हर स्टूडेंट से लगभग पूछी जाती हैं। आरबीआई गवर्नर कौन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, इनके नाम, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये सब चीजें भी मुझसे पूछी गई। इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फिजिकल पॉलिसीज, इनके बारे में भी पूछा गया। और ये सब मैंने इंटरव्यू से पहले तैयार किए थे। अब बात आती है मॉक इंटरव्यू की। मैंने ऑफलाइन कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू ज्वाइन किए थे, जो राजस्थान में वेबलन वाइब्स करके एक कोचिंग है, वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, और वहां मैंने 2 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दिए थे। एक मैंने लगभग मेरा एग्जाम होने के बाद ही दिया था, जब इंटरव्यू कॉल का रिजल्ट भी नहीं आया था, और उसके बाद में एक, जब मेरे इंटरव्यू आने वाले थे उससे 15-20 दिन पहले मैंने दिया था। और एक दिग्विजय इकोनॉमी का, जिन्होंने फ्री कंडक्ट करवाए थे, वहां भी मैंने मॉक ज्वाइन किया था, और वहां भी मैंने मॉक दिया था। तो उससे थोड़ा ये लगता है कि आपको जो सवाल आते हैं उसका आप कैसे जवाब दे रहे हैं, तो थोड़ी मिस्टेक्स आपको पता चल जाती हैं। मॉक इंटरव्यू का बहुत रोल होता है, लेकिन मैं, क्योंकि गांव में रहता हूं और मेरी जॉब साथ में चल रही थी, इतनी छुट्टियां भी नहीं थी, क्योंकि मैंने एग्जाम के दौरान पहले ही बहुत छुट्टियां ले ली थी, तो मैंने घर रहकर मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन दिए। और आजकल आपके पास में बहुत अच्छा संसाधन है कि आप गूगल मीट, जूम मीट के माध्यम से भी इंटरव्यू दे सकते हो, और वही एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि अपने को कैसे जवाब देने हैं, और आपकी अगर कुछ कमियां हैं तो आपको बता दी जाती हैं। अब इंटरव्यू डे की बात करते हैं। इंटरव्यू मेरा 10 अप्रैल 2026 को था, इवनिंग शिफ्ट में। हमें 12:45 तक आरपीएससी पहुंचना था, और मैं 12:30 आरपीएससी गेट पे पहुंच गया। 12:45 पे हमें एंट्री दी गई आरपीएससी के अंदर। जैसे ही हम आरपीएससी में गए, तो जो वेलकम रूम था उसमें हमारे बैग, मोबाइल फोन्स जमा किए गए, और हमें कहा गया कि आप ऊपर जाएं सेकंड फ्लोर में, और वहां पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन होगा। हम ऊपर गए, हमने जब आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन कराया, उससे पहले टोकन्स उठाने थे, तो वहां हमें लाइन में लगा दिया, और लाइन में एक एक करके एक टोकन उठाना था। तो मैं, मेरा तीसरे नंबर पे मैंने टोकन उठाया, और संयोग बस वो तीसरे ही नंबर का टोकन मेरे निकला। तो इसका मतलब ये था कि मुझे 3 नंबर, जब 2 कैंडिडेट मुझसे पहले चले गए, उसके बाद तीसरे नंबर पे मुझे इंटरव्यू देने जाना था। हम सबको लाइब्रेरी में ले जाया गया, हमारे साथ आरएस और हिस्ट्री वाले और इकोनॉमिक्स वाले। इकोनॉमिक्स के जिस दिन 2 पैनल चल रहे थे, तो हम 18 लोग थे, और भी अन्य लोग थे। हमारा अलग अलग ग्रुप बनाया गया, 9 जनों का एक ग्रुप इकोनॉमिक्स का, 9 जनों का दूसरा ग्रुप। जब इंटरव्यू में हमारे, उससे पहले लाइब्रेरी में बैठकर सीक्वेंस से बिठाया गया, जैसे जितना टोकन नंबर आया उससे, उस हिसाब से आपको चेयर में बिठाया गया।
वहां हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, जो हमने डीएफ जमा करवाया था वो डीएफ फॉर्म वहां आ जाते हैं और वापस से उसका रीचेकिंग होती है, साथ में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलाए जाते हैं। अगर कोई इशू होता है तो वो, या कोई एंट्री छूटी हुई होती है आपसे, तो वो वहां फिल करवा लेते हैं। उसके बाद आपका बहुत गहनता से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। किसी के अगर कुछ डॉक्यूमेंट कम रह जाते हैं तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां से ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इंटरव्यू देने दिया जाता है। ठीक है, बस आपको यह है कि वहां से एक लेटर दिया जाता है कि आप इतने दिन के भीतर या 5 दिन के भीतर भीतर आपको ये डॉक्यूमेंट आरपीएससी को भेजने हैं, अन्यथा आप प्रोविजनल में सिलेक्ट होगे। ये प्रोसेस होने के बाद में हमारे फर्स्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए लगभग 3 बजे भेजा जाता है। 2 कैंडिडेट को एक साथ ले जाया गया, तीसरा मैं था तो मुझे वेट करना पड़ा। उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट बाद मुझे भी बुलाया गया 3 और 4 नंबर को। हम लोग गए, हमारा 50 नंबर रूम, उसके बाहर चेयर लगी हुई थी, वहां बैठा दिया गया हमें। उससे पहले इंटरव्यू चल रहा था। तो जैसे ही वो इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, उसके बाद वहां जो पियोन थे वो भैया, उन्होंने कहा कि अब आपकी बारी है, आपको अंदर बुलाया जा रहा है, आप जाएं। मैं गया, केसरी सिंह सर का बोर्ड था, एक्सपर्ट में एक सर और एक मैम थी जिनको मैं नहीं जानता हूं। मैंने जाते ही पहले बिल्कुल हम्बली उनसे ग्रीट किया, नमस्ते सर, नमस्ते मैम, नमस्ते सर। उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए बैठिए, मैं आराम से बैठा। किस्मत ये रही कि उस दिन जब गेट से बाहर थे, उस दिन बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, बहुत विचार आ रहे थे कि नहीं, इंटरव्यू पैनल कैसा होगा, कौन एक्सपर्ट आएंगे, किसका बोर्ड आएगा, अपन कॉन्फिडेंट रहेंगे नहीं रहेंगे, अपने से गलतियां तो नहीं हो जाएंगी, कैसे सॉरी बोलना है, कैसे क्या करना, बहुत सारे सवाल जवाब आ रहे थे। लेकिन जब अंदर गए उसके बाद जो माहौल में धीरे 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 बिल्कुल नॉर्मल हुआ और इंटरव्यू पैनल के सामने गए, तो वहां बिल्कुल ये चीज पॉजिटिव थी कि मैं बिल्कुल 1% भी नर्वस नहीं हुआ, और बिल्कुल जिस तरीके से अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, सेम वैसे ही मैं बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट था। सबसे पहले केसरी सिंह सर का था, एक स्लिप बन के गया वहां से कि 10th का, 12th का, बीए का, एमए का, या क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान में, तो वो एक स्लिप बन के गया। वो स्लिप जाते ही सर ने मुझसे पूछा कि अच्छा, आप 2017 से टीचर हैं? मैंने कहा जी सर। अच्छा, ग्रेड 3rd में? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैंने कहा सर मैं मैथ पढ़ाता हूँ। ओके। अच्छा, तो आपने पीजी नॉन कॉलेज किया है? मैंने कहा जी सर, मैंने नॉन कॉलेज किया है। ओके। उसके बाद वो एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर देते हैं। तो जो सर थे उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया, और पहला ही सवाल इतना भयंकर स्टैटिक्स में पूछा, रिग्रेशन क्या है। मैं, अब पहला ही सवाल था तो मेरी इतनी रिदिम नहीं बन पा रही थी, तो मैं थोड़ा नर्वस हुआ और मैंने थोड़ी टूटी फूटी लैंग्वेज बताया। तो उसमें मैंने ऐसे कह दिया कि कोई चर से संबंधित या ऐसे। तो उन्होंने वापस से क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर मान लो आप जो कह रहे हैं इस हिसाब से, तो यदि आप आप यहाँ हमारे सामने हैं तो मैं आपके बारे में जानता हूं, तो क्या मैं आपके फादर के बारे में भी जानकारी ले सकता हूं? मैंने कहा सॉरी सर, ये ऐसा नहीं। फिर मैंने वापस से डेफिनेशन बोली, जैसे ही उन्होंने तो थोड़ा मैंने पोज लेके डेफिनेशन बोली, और वो बोला एग्जैक्ट यही चीज मैं सुनना चाह रहा था। वो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर आगे इकोनॉमी जॉब स्केल और इकोनॉमी जॉब स्कोप क्या है, उसके बाद और भी काफी क्वेश्चंस हुए, माइक्रो में स्टार्ट हुए। रिग्रेशन के बाद मुझसे पूछा गया एक न्यूमेरिकल इक्वेशन कि आर स्क्वायर इतना है तो आर स्क्वायर इतना है, तो आप वो उसमें रिग्रेशन या फिर कोफिशिएंट क्या होगा। मैं वहां सॉरी बोल दिया क्योंकि मुझे स्टैटिक्स में फंसना नहीं था, तो मैंने वहां से सॉरी बोला और मैं बोला सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद मुझसे और भी कई सवाल पूछे गए। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी में क्या अंतर है। फिर पूछा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, तो क्या आपने कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है? मैंने कहा जी सर, मैंने पढ़ा है। तो मैंने इन इन सब सवालों के जवाब में बिल्कुल क्विक क्विक देता गया। मुझे कोई अटकने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है या फिर ऐसे, क्योंकि बेसिक मैंने बहुत अच्छे से किया था। उसके बाद फिर सवाल आया कि एएफसी की शेप कैसी होती है। मैंने कहा सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, फिर उनका सवाल था कि अगर यदि कोई डिमांड कर्व है जिसकी इलास्टिसिटी 1 है, तो उसकी वो उसकी शेप कैसी होगी? मैंने कहा सर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में पिगुवियन टैक्स क्या है, पूछा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, क्या प्रोडक्शन फंक्शन आपने पढ़ा है? मैंने कहा सर पढ़ा है। अच्छा, तो एक कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, वो क्या होता है?
उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, वो क्या दिखाता है, अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो तो वो क्या दिखाएगा, इक्वल टू 1 हो तो क्या दिखाएगा, लेस देन 1 हो तो क्या दिखाएगा। इसका मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके जवाब दिया उनको। तो वो फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप के आप कोई व्यवहारिक एग्जाम्पल बताइए कि लर्निंग कर्व क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कौन सा कर्व दिखाता है, इसकी शेप कैसी होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और ये इसका बेस क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे किया जाता है। उसके बाद में फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन सब के बारे में पूछा गया और उसको मैंने अच्छे से जवाब दिया। उसके बाद में फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, एफटीएस क्या होते हैं, और फिर हाल ही में भारत ने किसी देश के साथ में एफटीए किया है क्या, तो फिर मैं करंट पढ़ के गया था और इसका मैंने बताया कि सर इनके न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ। तो फिर उनका क्रॉस क्वेश्चन था कि ओमान के साथ क्या फाइनल हो गया है, तो फिर इसमें मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था, तो मैंने सॉरी बोला कि सर इसका सॉरी मैं कंफर्म नहीं हूँ। उसके बाद फिर पूछा गया कि एएफसी की शेप कैसी होती है, फिर मैम को हैंड ओवर किया गया। मैम ने पहला सवाल किया कि वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है, मैंने इसको अच्छे से जवाब दिया। उसके बाद एलएम हॉरिजॉन्टल हो तो कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, एलएम वर्टिकल हो तो कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, एलएम और आईएस कर्व दिखाते क्या हैं। फिर उसके बाद में एक कंडीशनल क्वेश्चन पूछा कि यदि आपको राजस्थान में इनकम इनइक्वालिटी मापनी है तो आप कैसे मेजर करेंगे। फिर मैंने कहा मैं गिनी कोफिशिएंट का यूज करूंगा और लॉरेंज कर्व का यूज करके। ठीक है, फिर बोला अच्छा ओके ठीक है। फिर उसके बाद में इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप के बारे में वापस मैडम ने भी पूछा, इसका एग्जाम्पल पूछा कि कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है एक मुझसे, तो उसमें फिर मैंने सॉरी बोला मैम को। इसके बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, इसका मैंने जवाब दिया। फिर उसके बाद पूछा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, फिर मैंने भी उसका जवाब दिया। उसके बाद में फिर पूछा क्या क्या जो आरबीआई ने ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रखी है, जो उसकी रेंज है, इसको क्या घटाया बढ़ाया आपके अनुसार क्या सही है या घटाना बढ़ाना चाहिए। तो फिर मैंने एक थोड़ा अच्छे से जवाब दिया कि मैम ऐसी कंडीशन हो, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो या फिर ऐसे हो तो इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, और अभी हाल में जो है वो ठीक है, मतलब इसमें कोई चेंजेस करने की अभी हाल इतनी कोई आवश्यकता है नहीं है। तो बोला ठीक है ओके। फिर उसके बाद में पूछा कि जो लो वेरिएबल प्रपोर्शंस लागू होते हैं उसके कारण क्या क्या है। तो फिर मैंने उसका कारण बताया उसको, क्योंकि मैं टीचिंग के लिए भी वही टॉपिक तैयार करके गया था, तो फिर मेरा थोड़ा वो अच्छा था, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से उसको उसके बारे में जवाब दिया। उसके बाद में सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि लेबर और कैपिटल के बीच में सब्सटीट्यूशन कैसे क्या होता है, तो फिर वो भी मैंने बताया। फिर उसके बाद पूछा कि अच्छा चलो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ के आए हैं, मैंने कहा जी मैम पढ़ा है। फिर राजस्थान का फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिर मैंने जवाब दिया। उसके बाद में पूछा कि अच्छा भारत का फिस्कल डेफिसिट क्या है, वो भी मैंने बताया। अच्छा तो फिर लो ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस बताओ। फिर पूछा कि किंग डिमांड कर्व क्या होता है। फिर उसके बाद बोला कि क्यों होता है ये किंग डिमांड कर्व क्यों बनता है, तो फिर मैंने इसका भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में पूछा कि जो किंग पॉइंट होता है वहां पर इलास्टिसिटी क्या होती है, मैंने कहा दो अलग अलग होती है। उसके बाद में फिर पूछा कि अच्छा वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होती है, फिर वापस से जवाब दिया। उसके बाद बोला कि अच्छा ये अब आपका आखिरी सवाल है कि मनी सप्लाई एंड वेलोसिटी ऑफ मनी में क्या अंतर है। तो इसमें थोड़ा मैंने पूछ लिया क्योंकि इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज था, फिर मैंने जवाब दिया। तो फिर मैम का यही था कि अच्छा ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन आप इसको एक बार घर जाके देखिए। मैंने कहा जी मैम जरूर मैं देखूंगा। तो इसके बाद ऐसे मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये रहा इंटरव्यू का, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बस पॉजिटिव चीजें ये रही कि मैं वहां पे कॉन्फिडेंट रहा, मैंने झूठ नहीं बोला, और मैं आपको जो आगामी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के भी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, उन कैंडिडेट्स को भी यही सलाह देना चाहूंगा कि आप इंटरव्यू में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करें, या आप उनको ये बताएं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका वीक पॉइंट कहां है और आपको कहां उलझाना है। इसलिए हमेशा आप उनके ईगो को हर्ट नहीं करें, उनकी रेस्पेक्ट करें और हम्बली जवाब दें। उसके बाद जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपके हर जगह काम आते हैं उनको बहुत अच्छे से करें। और साथ में मैं कहूंगा कि आप अपना सिलेबस लें और सिलेबस के अनुसार आप पूरे सिलेबस को कवर करें, जितना भी टाइम आपको इंटरव्यू के लिए मिलता है, और तो आप उसको बहुत अच्छे से करिए। बस थोड़ी सी आपको रूपरेखा बदलनी होगी कि आपने जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जैसे कंसेप्ट एंड थ्योरी को करा था, वहां पर आप इंटरव्यू ओरिएंटेड चीजें करें कि आपके जो भी
क्वेश्चंस बन सकते हैं कि व्यवहारिक कोई क्वेश्चन बन सकता है या कंडीशनल कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उस हिसाब से सोचें और उस हिसाब से काम करें। सबसे बेस्ट ये है कि मैंने मेरी इंटरव्यू तैयारी के दौरान में मैंने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी का बहुत ज्यादा यूज किया है, क्योंकि कंसेप्ट अच्छे थे, सब्जेक्ट अच्छा था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं यूँ लगता था कि अगर मान लो कोई सिचुएशन दे दी जाती है तो वहां अपन चीजों को कैसे अप्लाई करना है, कैसे काम करती है, कंसेप्ट कैसे काम करता है, वो चीजें सीखनी थी। तो उसमें मेरी चैट जीपीटी ने बहुत हेल्प करी और मैंने बहुत अच्छे से उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। मैं एक टॉपिक डालता और टॉपिक में से 20 25 30 क्वेश्चन जो भी इंटरव्यू ओरिएंटेड बन सकते थे उनको मैंने नोट किया, उनको बार बार किया, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया था। और ओवरऑल मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा रहा और आपका भी अच्छा रहेगा। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें, क्योंकि इंटरव्यूअर भांप लेता है कि ये झूठ बोल रहा है। और अगर आपको कोई चीजें नहीं आती हैं या फिर थोड़ा आपको लगता है कि आप उलझ सकते हैं, आप उसमें कॉन्फिडेंस डेंट नहीं है, तो पक्का आप वहां से स्किप कर सकते हैं, आप सॉरी बोल सकते हैं, उसमें आपका कोई ऐसा कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा इंटरव्यू पर और आपको इंटरव्यू अच्छा होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी और भी कोई अदर क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके लिए हर संभव चीजें, हर संभव रिप्लाई आपको करूंगा और आगे भी मैं और भी अन्य वीडियो लाता रहूंगा कि मेरा जो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना उसकी कैसे क्या मैंने तैयारी करी, उसका मेरा स्टडी मटेरियल क्या था। इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हूं मैं, तो जो भी कैंडिडेट है जो मेरी बुक लिस्ट जानना चाहते हैं मैंने कैसे तैयारी करी, मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे था, वो सब मैं आगामी वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।